और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे की खबर आ रही है। बड़ी खबर, इसी पर सबकी नजरें बनी हुई थी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे को लेकर हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की खबरें थी, लेकिन इस सबके बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की खबरें, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और कहां है प्रधानमंत्री, नजरें उनकी ढूंढ रही हैं इस वक्त सभी को। बड़ी खबर न्यूज़ 24 पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर नेपाल से, जहां पर नेपाली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के पद से केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। और जो हालात नजर आ रहे हैं, ये बड़ी खबर आपके सामने। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार उनकी सरकार पर लग रहे थे और बीते दिनों सोशल मीडिया बैन करने को लेकर जो एक बड़ा फैसला, बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया, उसके बाद हिंसक हो गया वहां पर प्रदर्शन युवाओं का, और बड़ी तादाद में ये युवा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पहले संसद भवन, उसके बाद राष्ट्रपति भवन, निजी आवास राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का आवास, ऐसी तमाम जगहों पर ये आगजनी और हिंसक प्रदर्शन वहां पर नजर आया। इस सब के बीच नेपाली मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की खबर आ रही है प्रधानमंत्री के पद से। तो अब आने वाले वक्त में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसका क्या सर्वदलीय बैठक इसके बाद भी होगी, और क्या इसमें कोई अंतरिम सरकार किसी के हाथ में सौंपी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। क्योंकि बीते दिनों देखा था बांग्लादेश में लगातार कैसे शेख हसीना की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, आखिरकार उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। भारत में आकर उन्होंने शरण ली और बाद में केयर टेकर, एक अंतरिम सरकार वहां पर बनाई गई मोहम्मद यूनुस के संरक्षण में। हालांकि वहां भी अभी तक चुनाव नहीं हो पाए, बहरहाल वो एक अलग मसला है। लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर देखिए आप। एक तरफ हिंसक प्रदर्शन, आगजनी, धुएं का काला गहरा धुआं उड़ता हुआ, इसका गुबार सब कुछ बताने को काफी है कि दरअसल नेपाल में इस वक्त जो युवा क्रांति के नाम पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, वो किस तरह से उसने हिंसक रूप लिया और अलग अलग जगहों पर जो तमाम बड़े प्रतिष्ठान हैं या बड़े नेताओं के आवास हैं, निवास स्थान हैं, वहां पर उन्होंने ये हमला किया, आगजनी की, और हालात वहां पर बिल्कुल बुरी तरह से खराब इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर आपके सामने है वो उन तमाम विरोध प्रदर्शनकारियों की है जो कि इस सरकार के खिलाफ हैं, जो इस सरकार की नीतियों के खिलाफ है, जो इस सरकार के मुखिया और उसके कैबिनेट मंत्रियों के एरोगेंस, उनके घमंड के खिलाफ है। क्योंकि वहां का जो ये अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं नेपाल से, इन प्रदर्शनकारियों के बीच से, तो वो अपनी बात यहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दरअसल वो क्यों इस सरकार के खिलाफ है और क्यों वो सड़कों पर उतरने को मजबूर है। इस सब के बीच बड़ी खबर नेपाली मीडिया के हवाले से वो ये आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन युवाओं का ये जो आंदोलन, ये लगातार तेज होता गया, हिंसक होता गया। और संजीव त्रिवेदी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, नेपाली मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है, और वो ये खबर यही कि आखिरकार केपी शर्मा ओली का प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा हो चुका है। एक सवाल ये, दूसरा ये भी बताइएगा कि शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, उसका क्या फिर? आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले, मकसूद और शाम की बैठक का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री ओली अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और यह खबर अभी तक आधिकारिक तरीके से सरकार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन नेपाली मीडिया में इस बात को बहुत संजीदगी से बड़े बड़े पब्लिकेशंस के द्वारा छापा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ओली अब नेपाल के प्रधानमंत्री नहीं रहे, उन्होंने अब से कुछ देर पहले इस्तीफा दे दिया। लेकिन घटनाक्रम किस तरह से है, अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि वो अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हैं और वो शाम की बैठक के लिए तैयारी कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ है, जो खबरें अभी तक छनकर सामने आ रही हैं उसके अनुसार उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सेना प्रमुख से बात की, और सेना प्रमुख से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने दो चीज़ें कही। पहली तो कि पूरे हालात को नियंत्रण में लाया जाए और दूसरे उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने का इंतजाम किया जाए। इस पर सेना प्रमुख, जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी नेपाल मीडिया में आई है, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि
आप अगर खुद इस्तीफा दे देते हैं तो फिर हालात हम नियंत्रण में लाने के लिए तैयार हैं। और देखिए वही हुआ है। केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा सौंपा है और इसके बाद ऐसा लगता है कि अब आर्मी एक्शन में आएगी और नेपाल की सड़कों पर अगर वो आते हैं तो जाहिर है उसके बाद फिर ऑर्डर रिस्टोर होगा। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि आज सुबह से जिस तरह से आंदोलन ने आकार पकड़ा था, रूप लिया था, जिस तरह से मंत्रियों के घर जलाए जा रहे थे, उसकी परिणति हो गई है। सबसे ज्यादा इस पूरे विवाद की जड़ में एक व्यक्ति, तूफान के केंद्र में एक व्यक्ति केपी शर्मा ओली और प्रधानमंत्री को हटाना उद्देश्य कल से लेकर आज तक के आंदोलन का, और वो उद्देश्य पूरा हो गया मकसूद। लेकिन सवाल इसी को लेकर है कि ये पूरे अगर सब कॉन्टिनेंटल को लेकर बात करें, श्रीलंका से शुरू हुआ, उसके बाद बांग्लादेश पहुंचा, पाकिस्तान में भी हमने देखा था किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे थे। हालांकि वहां पर कुछ वक्त के लिए अनरेस्ट बना रहा, लेकिन बाद में फिर सरकार ने बागडोर संभाली। लेकिन अब नेपाल में हम ये देख रहे हैं संजीव, देखिए पाकिस्तान की भी स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आज की तारीख में आसिम मुनीर वही सब कुछ हैं और चूंकि सेना ने संभाल रखा है तो जाहिर है कि वहां पर आपको एक आर्टिफिशियल ऑर्डर दिखाई पड़ता है, एक कृत्रिम तरीके से शांति बनाई रखी गई है। वरना आप भी जानते हैं मकसूद की वहां के सबसे बड़े नेता इमरान खान को आडियाला जेल रावलपिंडी में रखा गया है। जहां तक नेपाल का सवाल है, नेपाल में स्थिति आज की तारीख में जो है इसकी पृष्ठभूमि काफी दिनों से तैयार हो रही थी और यह पृष्ठभूमि इस बात की गवाह थी कि सब कुछ बढ़िया नहीं है वहां पर। और खासतौर पर केपी शर्मा ओली जिन्होंने इस बार पद संभालते ही बड़ा एक क्लियर इंडिकेशन दिया था कि वो चाइना परस्त हैं, वो चीन की तरफ झुके हुए हैं। इस बात को बार बार रेखांकित करने की जरूरत उन्हें इसीलिए पड़ रही थी कि वो शुरुआत से जानते थे कि उनकी स्थिति बहुत कमजोर है और उन्हें एक मजबूत मदद की जरूरत है जिसके जरिए वो सत्ता चलाएं। पिछले जुलाई में जब उनका और नेपाली कांग्रेस के बीच एक गठबंधन साठगांठ बना तो उस वक्त यह तय हुआ कि डेढ़ सालों के लिए केपी शर्मा ओली और उसके बाद शेर बहादुर देउबा दोनों बनेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन ये देखिए कि अपना 1.5 साल भी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि इस सरकार को जो जमीनी मजबूती थी, जो मैंडेट था, वो नहीं हासिल था। और क्यों नहीं हासिल था, सवाल ये उठता है तो उसमें सीधा बहुत आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि राजशाही भले ही 16 साल पहले चला गया लेकिन नेपाल में राजशाही तो बरकरार ही रह गया। कुछ लोग जो कि रॉयल परिवार से आते थे वो भले ही चले गए, लेकिन जो लोग बने बाद में वो भी कहीं ना कहीं उस रॉयल्टी के ही चमक में जी रहे थे। एक ही व्यक्ति बार बार प्रधानमंत्री बना करते थे। ऐसे 3-4 नाम आप जानते हैं कि सुबह से हम लोग ले रहे हैं और एक ही परिवार के लोग मंत्री बना करते थे और इन सब से एग्जैस्परेट होकर के वहां पर नए नए लोग आंदोलनों में आए। और जिस आदमी का सबसे ज्यादा आज की तारीख में नाम लिया जा रहा है, बालेन शाह, जो कि काठमांडू के मेयर हैं, ये तो रैपर हैं और इंजीनियर हैं। इनका कोई रॉयल्टी से संबंध नहीं, किसी कुलीन परिवार, राजनीतिक परिवार से आते हों, जरा भी इनका उससे ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने अपने जरिए जिस तरह के इस आंदोलन को आकार दिया है, पर्दे के पीछे भी खड़े थे और अब सामने भी आ रहे हैं। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने काठमांडू के मेयर होने के बावजूद इन प्रदर्शनकारियों के साथ अपने आप को जोड़ा और एक तरह की जो वैधानिकता है, लेजिटिमेसी है, वो प्रदान की। और देखिए असर आज क्या है, मात्र 36 घंटों के भीतर इस आंदोलन की शुरुआत के सब कुछ बदल गया है। और आने वाले दिनों में नेपाल में एक नई राह होगी, एक नई सरकार होगी। लेकिन बदलाव केवल सरकार का नहीं होने जा रहा है मकसूद, ये बदलाव जो शुरू हो रहा है ये लोकतंत्र में बदलाव आएगा। एक ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की जा रही है अगले 19 सितंबर तक, क्योंकि 19 सितंबर वो दिन है जब नेपाल की नई कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था आज से 16 साल पहले। इस 19 सितंबर को कुछ नए कॉन्स्टिट्यूशन को और भी नया करने की कोशिश की जाएगी और नए लोगों के हाथों में सत्ता जाएगी। इस बात की अभी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। यह घटनाक्रम जो ढाका में हुआ था वहां अभी तक चीजें दुरुस्त नहीं हुई हैं और नेपाल में कैसे होती हैं इसके बारे में अभी आप कुछ नहीं कह सकते हैं, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि जो अभी तक का ऑर्डर था वो अब एग्जिट की ओर है। जी प्रोफेसर महेंद्र नाथ, सवाल आपसे नेपाल के बारे में इसलिए क्योंकि इंतजार किया जा रहा था केपी शर्मा ओली क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे और उन्होंने आखिरकार इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। ये लग रहा था क्योंकि लगातार कैबिनेट के मंत्री इस्तीफा दे रहे थे और जिनके गठबंधन से सरकार चल रही थी नेपाली कांग्रेस के, उसके भी कैबिनेट मंत्री और सांसदों के इस्तीफे की खबरें थी। अब सवाल इसी को लेकर अब नेपाल फिलहाल किसके हाथों में जाता नजर आ रहा है?
क्या बांग्लादेश की तरह कोई अंतरिम सरकार बनेगी, केयरटेकर गवर्नमेंट वहां पर होगी, या फिर राजशाही देखेंगे लोकतंत्र के बाद एक बार फिर से नेपाल में? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से नेपाल की सेना, वहां की सुरक्षा एजेंसीज का बयान आया था और उन्होंने साफ जो है सलाह दी थी केपी शर्मा ओली को कि अपने पद से इस्तीफा दे दें। पहले वो शायद मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब जब उनका इस्तीफा हो गया है तो 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, मुझे लगता है, जिनकी भूमिका होगी कि नेपाल में आने वाली सरकार किस प्रकार की होगी, नेपाल का भविष्य किस प्रकार का होगा, और जिसमें राजशाही है, वहां की सेना है और वर्तमान राष्ट्रपति। इन 3 जो संवैधानिक 2 संवैधानिक पद है और राजशाही को की पैठ जो है एक तरीके से नेपाली आवाम के बीच, नेपाली जनता के बीच है, जो हमने विगत कुछ दिनों में हमने देखा है जिस प्रकार से राजशाही को वापस लाने के लिए जो प्रदर्शन किए गए। तो ऐसे में राजशाही, वहां के राष्ट्रपति और नेपाल की जो सेना है और बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है कि किस प्रकार से अब इस आंदोलन को शांत कराया जाए और आने वाले दिनों में एक जल्द से जल्द एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, जिसमें निश्चित रूप से जो बयान आ रहे हैं, जो जनजी के जो प्रदर्शनकारी हैं उनके नेतृत्व के, कि उनको हिस्सेदारी चाहिए जो है अंतरिम सरकार में। और ऐसे में तो मुझे लगता है कि ये अब इनिशिएटिव या तो वहां की सेना ले या वहां की राजशाही, जिसकी मैं मानता हूं कि राजशाही वहां पे एक सूत्र में पिरोती है नेपाल की जनता को। तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो या वो नेपाली कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दल अपनी वैधता, ऐसा लगता है कि आम जनमानस के मन में खो चुके हैं। तो ऐसे में उन राजनीतिक दलों की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव कि वो कोई वैकल्पिक सरकार दे सके, ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि वहां की सेना को और वहां की राजशाही को बहुत ही आप कहें कि सूझबूझ से, अगर जल्द से जल्द हम नेपाल में चाहते हैं कि वहां राजनीतिक स्थिरता कायम हो और वापस जो है नेपाल जो है एक वहां जनजीवन सामान्य हो, तो ये करने की आवश्यकता है। अगर जल्द से जल्द ऐसा नहीं किया गया तो इस आंदोलन को, जिसको क्रांति का भी नाम दिया जा रहा है, जिसको विद्रोह का भी नाम दिया जा रहा है, और जहां पे अब जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने पुलिस से हथियार छीन लिए हैं, तो ये अब चिंता की बात है और आगे चल के और हिंसक हो सकता है। तो जो भी करना है, नेपाल में जो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी हमने चर्चा की, उनको जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि आप एकदम से ये आंदोलन अनियंत्रित न हो जाए और सिर्फ काठमांडू या सत्ता के केंद्र में जो अभी केंद्रित है वो बाहर न चला जाए नेपाल, काठमांडू के, राजधानी के और बाकी प्रोफेसर साहब बने रहेगा प्लीज लगातार।